गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भाग संक्रिया के बारे में। भाग संक्रिया का मतलब होता है संख्या में भाग देना। वैदिक विधि में भाग देने की 3 विधियां हैं। पहली है निखिलम सूत्र, दूसरी है प्रावर्तयोज्य सूत्र और तीसरी ध्वजांक विधि। निखिलम सूत्र में हम भाग देने के लिए जो हमारा भाजक है उस भाजक का हम आधार ज्ञात करते हैं। आधार ज्ञात करने के बाद में उसका हमें विचलन ज्ञात करना होता है। अब यहाँ पे हमें भाग देने के लिए चाहे विचलन हमें धनात्मक प्राप्त हो चाहे ऋणात्मक प्राप्त हो, लेकिन हमेशा हमें विचलन धनात्मक ही लेना है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया 311 भाग 8। अब यहाँ पे भाजकता हमारा 8, तो इसका आधार हो गया 10 और विचलन निकालते हैं संख्या में से आधार को घटा के, तो 8 - 10 तो कितना आ गया -2। माइनस का चिन्ह हम संख्या के ऊपर लिख दिए। अब यहाँ पे हम 3 खंड बनाते हैं। प्रथम खंड में लिखते हैं भाजक, आधार और विचलन। भाजक में लिख दिया 8, आधार 10 था और विचलन में यहाँ पे चाहे ऋणात्मक प्राप्त हो चाहे धनात्मक, लेकिन लिखना है हमें धनात्मक ही। तो 2 ऋणात्मक था तो उसका हमने धनात्मक लिख दिया 2। अब आधार में 1 0 है तो इधर जो है प्रथम खंड है इसमें 1 ही अंक जाएगा भाज्य में से और से सभी अंक मध्य खंड में। तो प्रथम इकाई का अंक प्रथम खंड में आ गया और से सभी मध्य खंड में आ गए। अब मध्य खंड का जो अंतिम अंक है जैसे 3 है यहाँ पे, तो उसको ऐसे ही ऐसे हमें नीचे 36 लाइन के नीचे उतारना है जो हमारा भागफल का अंक रहेगा। अब इस भागफल के अंक को विचलन से गुणा करके आगे वाले अंकों के नीचे लिखना है। अब 1 के नीचे आ गया, 3 को 2 से गुणा किया तो 6। आगे वाले अंक के नीचे कोई अंक नहीं आया तो उसको छोड़ दिया हमने। अब 6 में 1 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 7। अब 7 को वही वापस 2 से गुणा करना है तो कितना आ गया 14। इस 1 के नीचे 14 को लिख दिए और 14 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 15। अब भागफल में हमारे पास है 37 है और शेषफल में हमारे पास है कितना है 15। लेकिन यहाँ पे जो शेषफल है वो हमारा भाजक से क्या है ज़्यादा है। तो अब हमें यहाँ पे शेषफल में भाजक का भाग देना है। अब 15 में 8 का भाग एक बार जाता है तो एक तो मध्य खंड में नहीं भागफल वाले में आ गया और 15 के नीचे कितना आ गया 8। अब 37 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 38 और 15 में से 8 घटाए 7। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया गया 10,025 जिसमें भाग देना 88 का। इसका आधार हो गया हमारे पास में 100 क्योंकि 88 100 के पास में है और विचलन निकाले तो कितना आ गया 88 - 100 तो कितना आ गया माइनस के 1 और माइनस का 2। अब वही लिखने का तरीका है, सबसे पहले भाजक को लिखेंगे फिर आधार को और फिर विचलन को। अब यहाँ पे आधार में 2 0 थे, इस कारण से प्रथम खंड में 2 अंक आ गए और बाकी शेष मध्य खंड में आ गए। वही पहला अंक कैसे कैसे उतारना है तो एक ऐसे कैसे आ गया, 1 को 12 से गुणा करके लिख दिया तो ये 2 अंकों के नीचे आ गया। अब हमें क्या किया कि ये जो अंतिम 0 था वो तीसरे स्थान पे था तो इधर 3 अंक नहीं आए तो इसको जोड़ेंगे नहीं और सिर्फ बीच वाले अंक को हमने जोड़ के लिख दिया। तो 0 में 1 को जोड़ दिया तो 1 आ गया। अब इस 1 को वही 12 से गुणा किया फिर आगे वाले अंकों के नीचे लिख दिया। अब इधर 3 अंक थे, तीसरा अंक प्राप्त हो गया 2 और 1 3। अब 3 को वही 12 से गुणा करके लिख दिया तो कितना आ गया 36। तो इस प्रकार से हमारे पास में भागफल तो आ गया 113 और शेषफल कितना आ गया 81। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है निखिलम सूत्र के द्वारा भाग देना है। अब आता है हमारे पास में सूत्र प्रावर्त योजित। सूत्र प्रावर्त योजित और निखिलम सूत्र में एक छोटा सा ही अंतर है। निखिलम सूत्र में हम जो भी हमारे पास में विचलन प्राप्त हो रहा था उसमें हमारे पास में विचलन चाहे धनात्मक आ रहा था चाहे ऋणात्मक, लेकिन हम धनात्मक ही ले रहे थे। अब यहाँ पे प्रावर्त योजित में हमारे पास में विचलन अगर धनात्मक आएगा तो हमें ऋणात्मक लेना है और अगर ऋणात्मक आएगा तो हमें क्या लेना है धनात्मक लेना है। यानी प्रावर्तित का मतलब होता है उल्टा, जो अंक प्राप्त हो रहा है उसका उल्टा, धनात्मक तो ऋणात्मक और ऋणात्मक तो धनात्मक। जैसे यहाँ संख्या दी हुई 1358 जिसमें भाग देना है 113 का। लिखने का तरीका वही है निखिलम सूत्र के तरीके से, वही आधार ज्ञात करना है, वही विचलन ज्ञात करना है और विचलन का प्रावर्तित अंक ज्ञात करना है। अब इधर हम उधर 3 चीज़ लिख रहे थे, यहाँ पे हमें 4 चीज़ लिखनी है। अब यहाँ पे हमने 4 चीज़ें लिख दी। 4 चीज़ों में आ गया हमारे पास में भाजक, आधार, विचलन और प्रावर्तित अंक। भाजक था 113, आधार था 100, विचलन था प्लस के 13, तो प्रावर्तित अंक आ गया माइनस के 13। अब आधार में 2 0 थे तो प्रथम खंड में 2 अंक आ गए शेष मध्य खंड में।
अब एक ऐसे की से आ गया, इस एक को 13 से गुणा -13 से गुणा करके लिखना है, तो 3 के नीचे 1 आ गया और 5 के नीचे 3 आ गया। अब माइनस से तो घट जाएगा, तो 3 में से 1 को घटाए 2। अब 2 को वापस इससे गुणा किया तो माइनस के 26। अब ये इसको घटा के लिखा तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास में 0 2। तो भागफल तो आ गया हमारे पास में 12 और शेषफल कितना आ गया हमारे पास में 0 2। इसी प्रकार से नीचे एक दूसरा उदाहरण दिया गया है 1432/88 का, जिसमें हमारे पास में विचलन माइनस में प्राप्त हो रहा है, प्रावर्तित अंक प्लस में आ गया। अब लिखने का तरीका वही था, एक ऐसे कैसे उतार दिया, एक को प्रावर्तित अंक 12 से गुणा किया तो 12 आ गया, तो 4 में 1 जुड़ गया 5 और 5 को वापस 12 से गुणा किया तो 60। अब 2 में 0 जोड़ दिया तो 2 और 6 2 8 और 3 11, 112 आ गया। लेकिन 112 हमारा भाजक से बड़ा है, तो हमें वही भाग देना है भाजक का। तो 112 में 88 का भाग एक बार गया, तो एक को बीच वाले खंड में लिख दिया और 88 को 112 के नीचे। फिर हमने क्या किया, इसको गठा दिया यहाँ से, तो हमारे पास में आ गया भागफल तो 16 और शेषफल कितना आ गया हमारे पास में 24। अब भाग विधि का तीसरा आता है हमारे पास में दौजांक विधि। दौजांक विधि से हमें भाग देने के लिए हम भाजक को 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है हमारा दौजांक और दूसरा होता है मुख्यांक। संख्या में जो इकाई के स्थान पे आता है अंक, वह होता है हमेशा दौजांक, और दहाई के स्थान पे आने वाला अंक होता है मुख्यांक। अब इसमें हमारे पास में अगर मान लीजिए कि 3 अंकों की संख्या आ गई, तो पहला अंक तो क्या होगा हमारे पास में, अब देखिए जैसे हमारे पास में संख्या है 23,754, जिसमें भाग देना है 74 का, तो 4 इकाई का अंक था वो आ गया दौजांक में, और मुख्यांक में कितना आ गया 7। अब जो भाज्य संख्या हमारे पास जिसमें भाग दे रहे हैं, उसमें से उतने ही अंक हमारे पास में तृतीय खंड में जाएंगे, प्रथम खंड में जितने की हमारे पास में दौजांक में होंगे। तो यहाँ पे एक ही अंक था 4, तो इस कारण से इधर एक ही अंक आएगा 4 और बाकी शेष मध्य खंड में। अब सबसे पहले हमें 2 में 7 का भाग देना है, लेकिन हमें पता है कि 2 में 7 का भाग नहीं जाता, तो प्रथम बार हम 2 अंक भी ले सकते हैं। तो 2 अंक ले लिए 23 में जा रहा है 7 का भाग, तो 23 में भाग दिया तो हमारे पास में भाग चला गया 3 बार, और शेषफल कितना आ गया हमारे पास में 2। अब शेषफल को क्या करना है, जो हमारे पास में संख्या है आगे वाला अंक उसके ठीक पहले लिखना है। तो अब ठीक पहले लिखते ही नया भाज्य बन गया हमारे पास में 27। अब हमें नए भाज्य प्राप्त होने के बाद में हमें निकालना है संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य निकालने का हमारे पास में सूत्र होता है नया भाज्य माइनस भागफल का अंक और गुणा दौजांक। अब यहाँ पे था 27, तो 27 माइनस भागफल का अंक था 3 और दौजांक था हमारे पास में 4। अब पहले हमें गुणा को सरल करना है, तो 3 को 4 से गुणा किया तो 12, तो 27 में से 12 को उठाए 15। अब हमें 15 में 7 का भाग देना है, जो संशोधित भाज्य प्राप्त हुआ उसमें। तो 15 में 7 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, और शेषफल बच गया हमारे पास में 1। अब उस शेषफल को ठीक आगे वाले अंक के वही पहले लिखना है, तो पहले लिखते कितना आ गया हमारे पास में 15। अब 15 में प्राप्त हुआ तो नया भाज्य कितना आ गया 15। संशोधित भाज्य निकालना है। अब यहाँ पे हमें भागफल का दूसरा अंक लेना है, तो 15 माइनस दूसरा अंक 2 और गुणा 4, तो 15 माइनस 8, तो कितना आ गया हमारे पास में 7। अब हमें 7 में 7 का भाग देना है, तो भाग गया 1 बार और शेषफल बच गया 0। वही शेषफल को आगे वाले अंक के ठीक पहले लिख दिया, तो नया भाज्य आ गया 0,4। अब वही संशोधित भाज्य निकालेंगे, तो 0,4 माइनस, अब भागफल का तीसरा अंक लेना है, तो तीसरा अंक है 1, तो 1 गुणा 4, तो 0,4 माइनस 4, तो कितना आ गया 0। जब हम अंतिम खंड का संशोधित भाज्य निकालते हैं, उसमें हमें जो भी अंक प्राप्त होगा वही हमारे पास में शेषफल में रहेगा, उसमें हमें भाग नहीं देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें भागफल तो प्राप्त हो गया 321 और शेषफल प्राप्त हो गया हमारे पास में 0। तो इस प्रकार से हमारे पास में भाग देने की कुल 3 विधियाँ थी, जो तीनों विधियों के बारे में यहाँ पे हमने चर्चा की है। धन्यवाद।